हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की और कई सारे कंपाउंड्स में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। राइट। आज हम लोग एक एक हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बारे में सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले हाइब्रिडाइजेशन से, जिसका नाम था sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक। अब आप मॉलिक्यूल में तो निकाल लोगे किसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल पढ़े थे, BCl2 है ना, CO2 है ना, जैसे इथाइन C2H2। इथाइन नहीं देखा था, अभी देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CHH। तो सबसे पहले इस वाले कार्बन को देखो, इसके लिए एक बादल और दो बादल, तो sp हाइब्रिडाइज्ड। इस वाले को देखो, एक बादल और दो बादल, ये भी कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर है। तो C2H2 में भी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन का। ठीक, चलो। अच्छा, अब जिन भी मॉलिक्यूल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। अब ये सब आप लिखते चले, आपको याद होना चाहिए। उनमें जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। देखो इसमें एंगल है ना 180 डिग्री, ये भी क्या है 180 डिग्री। राइट। CO2 में भी क्या था, 180 डिग्री एंगल था, शेप लीनियर थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसे लीनियर शेप ही क्यों बना रहा था जब इनका स्ट्रक्चर बना रहा था। राइट, 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो एक 180 डिग्री का एंगल होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखें, सबसे पहले इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, मैं इसको शॉर्ट में टीपी लिख दूंगा। ठीक। अच्छा, अब चलो ठीक, अभी तो ट्राइगोनल प्लेनर ओके। इसमें जो एंगल होगा, एंगल होगा 120 डिग्री। एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ये शेप होती कैसी है ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे आपके पास BF3 मॉलिक्यूल है, तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप का मतलब क्या है, इस तरीके से शेप होगी। ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, यानी कि ट्राइगोनल मतलब तीन बॉन्ड हैं इसमें। ठीक। और तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में है। यानी कि अगर आप एक सामने से इस तरीके से प्लेन डालोगे, मतलब इस तरीके से बड़ा सा चाकू लेकर आओ और इस मॉलिक्यूल को काटो, तो ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कट जाएगा इस तरीके से। सारे एटम के आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, यानी कि फ्लोरीन भी बीच में से कट जाएगा। जैसे आप भिंडी को काटते हो ना खड़ा खड़ा, बिल्कुल वैसे ही आपको BF3 को काटना है, तो फ्लोरीन बीच में से कटेगा। और फ्लोरीन को ऐसे मत इमेजिन करना कि फ्लोरीन ये है, ये तो इसका सिंबल है। फ्लोरीन कैसा होगा, ऐसा करके। तो बिल्कुल एक ये लड्डू है, इस तरीके से समझो। इस लड्डू को आपने बीच में से यूं करके काटा, तो आधा लड्डू पीछे निकल गया, आधा लड्डू आगे आ गया। राइट, ऐसे ही फ्लोरीन का एक लड्डू है, एक लड्डू बोरोन का है, एक लड्डू इस फ्लोरीन का है और एक लड्डू इस फ्लोरीन का है। ठीक है, ये भी एक लड्डू है। तो जैसे ही आपने यहां से एक प्लेन मारा, तो ये सारे के सारे लड्डू क्या हो गए, कट गए। तो अगर ऐसा हो जाए कि सारे लड्डू एक प्लेन डालने से कट जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं प्लेनर। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर। तो यहां पर 4 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। यहां पर 4 के 4 एटम क्या हैं, सेम प्लेन में है। क्लियर हो गई बात। और भी देख सकते हो आप, जैसे BCl3 ले लीजिए, है ना, BBr3 ले लीजिए। इन सब की भी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा उल्टा, पर होता एक्चुअली में उल्टा है। कल मैं आपको सिखा चुका हूं, शेप या ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक, ये वाली बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। अब बात तो वही सही थी जो कल डिस्कस की थी, पर अब मैं बोलूंगा उल्टा। क्या, कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए शेप कैसी आई है, ज्योमेट्री कैसी आई, ट्राइगोनल प्लेनर।
क्यों? क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ज्योमेट्री देखकर हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे रुक जाओ अभी 1 घंटे के लिए पॉज कर दो एग्जाम को, मैं लैब में जाता हूँ, ज्योमेट्री चेक करके आता हूँ, फिर उस हिसाब से मैं पॉलिंग की तरह हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, है ना। ठीक, अब एक स्पेशल केस। अब तक sp2 में क्या हो रहा था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था? क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 था, यानी कि नंबर ऑफ बादल कितने थे? 3। ठीक, और वो तीनों बादल कैसे थे? बॉन्ड्स थे, तीनों के तीनों बादल बॉन्ड पेयर थे, सही है ना। जैसे बी, बी आर, बी आर और बी आर, इस तरीके का है। तो ये भी एक बॉन्ड, ये भी एक बॉन्ड और ये भी एक बॉन्ड था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक स्पेशल केस लेकर आऊं कि अब बॉन्ड हो 2 टाइप के और एक हो जाए लोन पेयर। अब बॉन्ड हो 2 टाइप के और एक हो जाए लोन पेयर, तो ऑलवेज रिमेंबर लोन पेयर ज्योमेट्री में तो पार्ट लेता है, यानी कि अगर आपको ज्योमेट्री बतानी हो तो आप लोन पेयर को कंसीडर करोगे, लेकिन अगर आपको शेप बतानी हो, ये रूल है, अगर ज्योमेट्री बतानी होती है तो हम कंसीडर करते हैं लोन पेयर को, लेकिन जब शेप बतानी होती है तो हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे मैंने आपसे कहा SO2, SO2, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा SO2 में जल्दी से मुझे बताइए क्या है हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने कहा SO2 में हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब क्या है कि ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो कैसा बनाओगे? एक तो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है। बोलो भाई इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा ना सर? बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो अब अगर मैं आपसे ज्योमेट्री पूछूं तो आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर मैं आपसे शेप पूछूं, बड़े ध्यान से, अगर मैं आपसे शेप पूछूं तो आप इस लोन पेयर को भूल जाओगे कि ऐसा कुछ है इस मॉलिक्यूल के पास। तो फिर आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इस तरीके का। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा, यानी कि ये वी शेप नहीं लग रही आपको, तो इसकी शेप क्या हो जाती है? वी शेप, या फिर इसको बोलते हैं बैंड शेप। ये याद होना चाहिए आपको, वी शेप या बैंड शेप, यानी कि अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप क्या हो जाएगी? बैंड शेप या फिर वी शेप। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बात? ऐसी एग्जांपल और देखें, O3, O3 में शेप कैसी होगी? बैंड, हाइब्रिडाइजेशन sp2, सही है। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेन। तो और कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिले तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। 2 हो गए। अब एक बात समझते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन उससे भी कम होता है। अभी मैं समझाता हूं इसको, पहले आप रट लें इस बात को। ये क्या है? ये रिपल्शन है, यानी कि बॉन्ड पेयर अगर पास पास आए तो कम रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आए तो ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर आए तो और ज्यादा रिपल्शन, ठीक है। इसके बाद पहली बात ये हो गई। दूसरी बात लिखें, ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर का, और उसके बाद डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है लोन पेयर, फिर आता है डबल बॉन्ड। ये किसका ऑर्डर है? ये रिपल्शन का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है? ये रिपल्शन का ऑर्डर है। अब इस बात को जरा समझते हैं बड़े तसल्ली से, आराम से बैठिए और देखिए। देखो मैंने आपसे कहा SO2 में एक लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? ठीक है।
अब बड़े ध्यान से देखना, ये वाला रिपल्शन कौन सा है, यानी कि ये जो लोन पेयर है और यहां पर क्या है, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है राइट, और ये लोन पेयर है। तो यहां पर जो रिपल्शन हो रहा है वो हो रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, यहां पर जो रिपल्शन हो रहा है वो हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है वो हो रहा है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। सही है, ठीक है। अब कायदा क्या कहता है, कायदा कहता था कि SO2 में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर क्या थी, ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन था sp2, तो sp2 में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। बट चूंकि ये रिपल्शन ज्यादा है और ये रिपल्शन ज्यादा है इस रिपल्शन के मुकाबले, तो ये बॉन्ड इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, और ये जो एंगल है मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, ये एक्चुअली में 120 डिग्री से कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, वी कांट प्रेडिक्ट, बट कम हो जाएगा ये तय है। क्यों, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर हो गई बात। अगर इसी जगह मैं एग्जांपल ले लूं SO3 का, तो SO3 कैसा मॉलिक्यूल होगा, इस तरीके से, हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। अब एंगल कितना होगा, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर तीनों ही रिपल्शन एक जैसे हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो कोई भी रिपल्शन बड़ा नहीं है, कोई भी रिपल्शन छोटा नहीं है, हर जगह से बराबर रिपल्शन है, कोई भी किधर भी बेंड नहीं होगा, तीनों 120 डिग्री के एंगल पर बैठे रहेंगे। क्लियर हो गई बात। और ऐसी ज्योमेट्री को बोला जाता है आइडियल ज्योमेट्री। ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, आइडियल ज्योमेट्री। क्या होता है आइडियल ज्योमेट्री, जब सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम हो, तो सल्फर के सराउंडिंग में ऑक्सीजन है सारे के सारे, और नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, ऐसी ज्योमेट्री को बोला जाता है आइडियल ज्योमेट्री। ठीक है। और आइडियल ज्योमेट्री जब भी होगी तो बॉन्ड एंगल इज फिक्स्ड, बॉन्ड एंगल फिक्स्ड होता है अगर ज्योमेट्री आइडियल है तो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं BF3 में बॉन्ड एंगल बताओ, BCl3 में बताओ, BBr3 में बताओ, और BI3 में, इन सबको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में अरेंज करो, तो शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग जो पढ़े हुए हैं इस टॉपिक को वो कह देते कि सर BI3 में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर BBr3 में, फिर BCl3 में, और फिर BF3, या कुछ लोग बोल देते BF3 में ज्यादा, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, और फिर BI3 में। लेकिन मैं कहता हूं चारों में बॉन्ड एंगल सेम। कितना कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि चारों ही ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री है, क्योंकि चारों ही ज्योमेट्री आइडियल ज्योमेट्री है। क्यों, क्योंकि ना तो बोरोन पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, और चारों में ही जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है। अरे सर एक में तो फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है, ना 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 ना, अपने ही मॉलिक्यूल में देखना है आपको। पहले में तीनों फ्लोरीन है, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम है, यस, लोन पेयर नहीं है, यस, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री वो फिक्स्ड है। ठीक, मतलब 120 डिग्री फिक्स नहीं है, मतलब जो भी हाइब्रिडाइजेशन लगाकर आएगा वो फिक्स है। सही है। जैसे अभी मैं आपको चौथा अगला हाइब्रिडाइजेशन सिखाता हूं, उसमें फिर से आएगी ये वाली बात। देखें, अगर मैं अगले हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं अब sp3, तो अगर किसी में हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल।
ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इसको शॉर्ट में टीडी लिखते हैं, टी बड़ा और डी छोटा, टीडी। अब जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इंटरनेट पर जाकर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अच्छे से निहारें। नेट पर डालें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन 3D और उसको एक बार देखने की कोशिश करें कि वो दिखती कैसी है। मैं तो अभी आपको सिखाऊंगा, बट आप एक बार 3D में देख लें कि वो दिखती कैसी है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? अब इसमें सबसे पहली बात, ये हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप टेट्राहेड्रल को किधर से भी देखो वो एग्जैक्टली सेम नजर आएगा। हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। दूसरी बात, जिन भी मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उनका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट 32 सेकेंड। 109 डिग्री 28 मिनट 32 सेकेंड ये होता है एंगल। मतलब इतने डिग्री का एंगल होगा दो बॉन्ड के बीच में। कब? जब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इस ज्योमेट्री को जरा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार मैं दिखा रहा हूं, वो देखिए, फिर उसके बाद आप लोग फिर से एक और बार देखिएगा उस 3D। मान लो ये एक सेंट्रल एटम है M, ठीक है। सबसे पहले तो इससे एक बॉन्ड जोड़ दो। मान लो कोई एक एटम जुड़ गया A, ठीक है। एक एटम और एक एटम और एक एटम। अब बड़े ध्यान से देखिएगा ये ज्योमेट्री दिखती कैसी है। सबसे पहले तो इसको बना लें अपने नोटबुक में। ये इस तरीके का है, ये आपका टेट्राहेड्रल। अब इसको जरा इमेजिन करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों को इमेजिन हो जाए। देखो ये ज्योमेट्री आप पहले तो 3D में इमेजिन करना है। ये ज्योमेट्री 3D है, 2D नहीं है। टेट्राहेड्रल शेप 3D टेट्राहेड्रल शेप है। इसको बड़े ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कोशिश करता हूं इमेजिन करवाने की। देखो इसमें क्या है, कोई भी दो बॉन्ड आप चूज कर लीजिए। इस ज्योमेट्री में कोई भी दो बॉन्ड, A1 A2 A3 और A4। मान लो आपका मन हुआ सर A1 और A2 मैंने चूज करे, तो बेटा दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब क्या है? लैपटॉप के प्लेन। यानी कि जिस प्लेन में आपका लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप आपका इस प्लेन में है ना, इस तरीके से तो आप देख रहे हो, या मोबाइल, तो इसी प्लेन में, यानी कि ये और ऐसे। यानी कि एक भिंडी ऐसे मान लो, एक भिंडी ऐसे मान लो। अगर आपने इनको बीच में से काटा तो आधी भिंडी पीछे, आधी भिंडी आगे। ठीक, क्लियर हो गई बात? ठीक। अब जो अगला बॉन्ड है वो है लैपटॉप के अंदर जाता हुआ। वो है लैपटॉप के अंदर जाता हुआ। अब मैं इसको 3D में नहीं दिखा सकता, अब आप खुद इमेजिन करिएगा। दो बॉन्ड हैं आपके लैपटॉप के प्लेन में, एक बॉन्ड है लैपटॉप के अंदर जाता हुआ और एक बॉन्ड है लैपटॉप से बाहर आता हुआ। दो बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड लैपटॉप के अंदर जाता हुआ और एक बॉन्ड लैपटॉप के बाहर आता हुआ। इस तरीके से होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो अगर आप इसमें मान लो कि A1 और A4 आपके प्लेन में है बॉन्ड, तो ये एक पूरा प्लेन हो गया। यानी कि इस प्लेन में आपका A1 A4 और M तीनों कट जाएंगे। ये तीन एक प्लेन में। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे टेट्राहेड्रल में मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आते हैं, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, तो आप बोलोगे तीन। कौन से? दो सराउंडिंग वाले और एक सेंट्रल एटम। ठीक है, आई होप आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो एक बार गूगल पे जाएं, 3D में देखें, डालिएगा क्लियरली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन 3D। आपको बहुत अच्छी ज्योमेट्री आ जाएगी, आप उसको घुमा घुमा के भी देख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। उसके अंदर एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट 32 सेकेंड।
तो इसमें फिर से एक और बार बात करें, जैसे अगर मैंने आपसे बोला CF4, CH4, CCl4, CBr4, CI4, तो बेटा सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा? बराबर। क्यों होगा बराबर? क्योंकि इसमें भी एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का, इसमें भी यही, इसमें भी यही, इसमें भी यही और इसमें भी यही। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये पांचों की पांचों आइडियल ज्योमेट्री हैं, क्योंकि ये पांचों की पांचों आइडियल ज्योमेट्री। लेकिन अब मेरा मन हुआ कि मैं 3 बॉन्ड पेयर ले लूं और 1 लोन पेयर ले लूं। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब इमेजिन करना, देखो शेप कैसी दिखेगी। एक तो लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गया। तो अब जरा इमेजिन करने की कोशिश करिए। देखो, अगर आप, ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मैं बात करूं शेप की, तो बेटा अच्छे से इमेजिन करिएगा। अब शेप, अगर आप इस लोन पेयर को छुपा दो थोड़ी देर के लिए, लोन पेयर को मैं बिगाड़ रहा हूं क्योंकि शेप में लोन पेयर तो आता नहीं है, तो इस शेप को अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, क्या ये पिरामिड जैसा नहीं लग रहा? क्या ये पिरामिड जैसा नहीं लग रहा? पिरामिड ऐसा ही तो होता है। पिरामिड कैसा होता है? इस तरीके का ही तो होता है पिरामिड, सही है ना? तो शेप कैसी हो जाएगी? पिरामिडल। अगर नहीं भी इमेजिन हो रहा है तो ये याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आए तो शेप क्या हो जाएगी? पिरामिडल। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अमोनिया। अब अमोनिया का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो 4 बादल हो गए sp3। ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो गई? पिरामिडल। शेप क्या हो गई? पिरामिडल। सही है। अब एंगल की बात करें, अब बड़े ध्यान से देखना। एक तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये जो रिपल्शन है वो किसके बीच में है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और ये जो है वो भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। ये जो है वो बीपी बीपी यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच में। और ये जो है वो बॉन्ड पेयर के बीच में। आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर रिपल्शन देन बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड यहां से इसको प्रेस करेगा नीचे की तरफ, ये भी इधर से इसको प्रेस करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये रिपल्शन ज्यादा है। इसकी वजह से ये जो एंगल है अमोनिया में, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, ये 109 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और एक्चुअल में जो अमोनिया में एंगल होता है वो 107 डिग्री का होता है। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। क्लियर? चलें आगे। ठीक। अच्छा, अब एक और बात, मैंने आपसे पूछा मीथेन। मीथेन कैसी है? टेट्राहेड्रल। मैंने आपसे पूछा कितने एंगल ऐसे हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे मीथेन में। तो बेटा देखो, एक ये और ये, एक एंगल 109 का होगा H1CH2 के बीच में, एक 109 का होगा H1CH3 के बीच में। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर H1CH3 ये तो 180 डिग्री एंगल है? बिल्कुल नहीं बेटा, स्ट्रक्चर 3D है। ये H3 नीचे नहीं है, H3 पीछे जाता हुआ है। एक्चुअली में कुछ इस तरीके का है, ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे जा रहा है, लैपटॉप के पीछे जाता हुआ है। एक्चुअल में तो H1 की दूरी H2, H3 और H4 तीनों से बराबर है। H2 की दूरी H1, H3, H4 तीनों से बराबर है। ये सब बातें अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो इन सब बातों को पॉइंट बनाकर नोट्स में लिख लो।
कि H1 की दूरी H2, H3, H4 से बराबर है, क्योंकि ये सब बातें आपके बाद में बहुत काम आएंगी। ये बातें बच्चों को इमेजिन नहीं होती, खास करके 11th और 12th वालों को। जो लोग ड्रॉप ले रहे होते हैं उनको ये वाली बात कहीं ना कहीं रटी हुई होती है, उनको लगता है कि समझ में आ गई, बट एक्चुअली इतनी बार सुन चुके होते हैं कि रट जाती हैं। 11th-12th के बच्चों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं, तो इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ, सब बातें बोल रहा हूँ, बातों को लिख लिया करो। तो एक एंगल होगा H1C H3 के बीच में, एक एंगल होगा H1C H4 के बीच में, 3 हो गए। अगला होगा H2C H3 और H2C H4 और अगला होगा H3C H4। तो टोटल 6 एंगल होंगे जो कि 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चलते हैं CH, मतलब उसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? जैसे H2O। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री तो अब भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन जो शेप हो जाएगी, अब बड़े ध्यान से देखना, शेप में क्या करेंगे? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो ये फिर से कैसा दिख रहा है? उल्टा वी, तो वी शेप, या कुछ लोग इसको बैंड शेप भी बोल देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं XeO2 बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, इस तरीके से, एक लोन पेयर, दो लोन। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसमें sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप कैसी है? बैंड या फिर वी शेप, बैंड या फिर वी शेप। क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं एंगल की बात करूं, तो अब ध्यान से देखना बेटा, जो H2O है उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा यहां पर कौन सा रिपल्शन है? लोन पेयर के बीच में। और यहां कौन सा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। यहां कौन सा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहां पर कौन सा है? बॉन्ड पेयर के बीच में। सबसे ज्यादा कौन? ये। तो ये इधर भागेगा रिपल्शन की वजह से, ये इधर भागेगा, और जब ये दोनों इधर और इधर भागेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये इस वाले बॉन्ड को पुश करेंगे, ये इस वाले बॉन्ड को पुश करेंगे, और पुशिंग पिछले वाले केस से ज्यादा होगी, क्योंकि अमोनिया में केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन था, यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन है, जो कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर से ज्यादा होता है। तो इसके लिए पानी में और भी एंगल कम होगा, और जो एक्चुअल एंगल होता है पानी के अंदर वो हो जाता है 104.5 डिग्री। इसका मतलब कायदे में पानी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो उसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, पर इतना ना होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। क्लियर है ये वाली बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे काम की ज्योमेट्री मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें बहुत कुछ है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर स्टेरिक नंबर हो जाए 5 तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp3d। sp3d इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसका नाम होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। कैसा दिखता है ये? अब बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले तो एक ट्राइगोनल बना लो, है ना? तो पहले मैंने ट्राइगोनल ऐसा बनाया था, है ना, वर्टिकल प्लेन में। अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहा हूं, अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना रहा हूं।
तो कैसा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको इमेजिन करें। देखो आपका लैपटॉप है ना, लैपटॉप कैसा होता है, लैपटॉप होता है इस तरीके का, ये आपकी स्क्रीन है और यहां पर आपकी कीज होती है, राइट। तो कीज जिस प्लेन में रखी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, उसमें मैं बना रहा हूं अपने 3 बॉन्ड ट्राइगोनल वाले, उस प्लेन में। यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है वो लैपटॉप के अंदर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड लैपटॉप के बाहर आ रहा है, और ये एकदम आपके लैपटॉप पर है। तो अगर मैं यहां से एक प्लेन डालूंगा तो उस प्लेन से केवल ये वाला बॉन्ड कटेगा, ये बॉन्ड पीछे चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? आई होप हो गई होगी। ठीक, तो ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें 3 बॉन्ड्स प्लेन में हैं, 3 बॉन्ड्स प्लेन में हैं इस तरीके से। एक इसके ऊपर होता है और एक इसके नीचे होता है। तो आप एक बार देख लें इस ज्योमेट्री को, भव्य दर्शन करें इसके। अगर आपका मन है तो आप एक बार गूगल पर डालकर इसकी भी 3D इमेज चेक कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इस ज्योमेट्री को मैं फिर से बना रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें ये वाला जो एंगल है वो होता है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी 120 डिग्री, और ये जो एंगल है वो भी 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर के बीच में एंगल होता है 120 डिग्री। लेकिन जो ये वाला बॉन्ड है, यानी कि जो ऊपर से बॉन्ड आ रहा है और ये जो इधर जा रहा है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। ऐसी जो ये वाला बॉन्ड है, इनके बीच में भी एंगल है 90 डिग्री, और जो ये वाला बॉन्ड है इनके बीच में भी एंगल है 90 डिग्री। ऐसे नीचे से ये जो बॉन्ड है इनके बीच में है 90 डिग्री। अब ये इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा आपको, ये जो बॉन्ड है ये भी है 90 डिग्री, और ये जो बॉन्ड है ये भी है 90 डिग्री। तो 3 नीचे के साथ 90 हैं, 3 ऊपर के साथ 90 हैं। टोटल एंगल जो 90 डिग्री के इसमें बनते हैं वो कितने हैं? 6। 120 डिग्री के कितने एंगल हैं? 3, ठीक है। और 180 डिग्री का एंगल कितना है? ये जो वर्टिकल वाले बॉन्ड है इनके बीच में जो एंगल है ये 180 डिग्री। वन 180 डिग्री का एंगल है एक, ठीक है। ये इतनी बात हो गई। अब फिर से एक बात समझे जरा, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक और बात, बेटा ये जो वर्टिकल वाले बॉन्ड्स है ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। और ये वाले जो बॉन्ड है ये और ये वाला, ये तीनों बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इनको क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने क्या किया? ये हो गया आपका PCl5 का स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि sp3d हाइब्रिडाइजेशन था, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता? इस तरीके से। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक हेडिंग लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे, बैंड्स रूल। बैंड्स रूल क्या होता है? ये बैंड्स रूल, इसको समझते हैं। अच्छा, बैंड्स रूल पढ़ने से पहले एक बात और,
वही प्लेन की बात और कर लेते हैं। अच्छा बताइए, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में प्रेजेंट हैं? मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में प्रेजेंट हैं? तो देखो, अगर मैं ये वाला प्लेन डालूं, वर्टिकल वाला, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वाले में ये क्लोरीन कटेगा, ये क्लोरीन कटेगा, और ये क्लोरीन और ये फोस्फोरस, 4 कट गए। ये क्लोरीन तो ऊपर रह गया इस प्लेन के, और ये क्लोरीन नीचे रह गया इस प्लेन के। मैंने हॉरिजॉन्टली इस प्लेन को काट दिया, तो टोटल 4 एटम आए इन सेम प्लेन। 4 एटम मैक्सिमम आए इन सेम प्लेन। क्लियर हो गई वाली बात? आगे बढ़ते हैं। अब बेंड्स रूल की बात कर लेते हैं। बेंड्स रूल ने कुछ बातें कही थी, पहले वो बातें मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखें। पहली बात लिखें एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये बात किताबों में लिखी होती है, ये बात अधूरी है, मैं इसको पूरा करवाता हूं। लिखें एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रोवाइडेड the surrounding atom is same. Provided the surrounding atom is same. अगर सराउंडिंग एटम सेम है, यानी कि दोनों बॉन्ड से जुड़े हुए एटम अगर सेम है, तो एक्सियल बॉन्ड बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। मैं ये सारी बातें आपको समझा दूंगा, चिंता ना करें, बस लिखें पहले। दूसरी बात लिखें, more electronegative always occupy axial position on a priority basis. More electronegative atoms always occupy axial position on a priority basis. और तीसरी बात लिखें, lone pairs and multiple bonds, ब्रैकेट में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ब्रैकेट क्लोज, always occupy equatorial position. Always occupy equatorial position. ठीक है, अब इस बात को जरा समझते हैं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा मुझे PF2Cl3 का स्ट्रक्चर बनाकर बताओ, तो आपका सबसे पहला काम होगा आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, वो आएगा sp3d, ज्योमेट्री आपको पता चल जाएगी TBP। आप कहोगे अब TBP बनाता हूं, तो अब आपके दिमाग में आया किसको एक्सियल रखूं, किसको इक्वेटोरियल। तो आपने चेक किया फ्लोरीन कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन को कहाँ रखोगे, एक्सियल पर, और क्लोरीन को कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल। ये बन गया स्ट्रक्चर, सही है ना? ठीक, एक और बनाते हैं। अब मैं आपसे कहूं अगर PF3Cl2 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप सबसे पहले 2 फ्लोरीन को रख दोगे एक्सियल पर। अब ऑप्शन बचा नहीं तो फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पर आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सही है ना? ठीक, मैंने आपसे कहा बनाइए PCl5, तो PCl5 तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया PCl5। चलो अब इसमें जरा बॉन्ड लेंथ्स को ना कंपेयर करते हैं। मान लो ये बॉन्ड लेंथ है A और ये है B, तो कौन सी बड़ी होगी? तो एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल इफ द सराउंडिंग एटम इज सेम। तो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो A इज ग्रेटर देन B, यानी कि A लॉन्गर होगी B से, सही है? ठीक, अब यहाँ पर 3 टाइप के बॉन्ड हैं, एक फ्लोरीन के साथ एक्सियल, एक फ्लोरीन के साथ इक्वेटोरियल, और एक क्लोरीन के साथ इक्वेटोरियल। यहाँ 3 टाइप के बॉन्ड हैं। पहले वाले में एक फ्लोरीन के साथ एक्सियल है और क्लोरीन के साथ इक्वेटोरियल है, 2 टाइप के बॉन्ड, ठीक है? तो अगर आपने ये रूल ना पढ़ा होता कि सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो आपके दिमाग में आता कि सर A इज ग्रेटर देन B होना चाहिए पहले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि A एक्सियल है और B इक्वेटोरियल है, पर बेटा नहीं, वो तब ट्रू होता जब सराउंडिंग एटम क्या होते, सेम होते। अब
तो सराउंडिंग एटम ही चेंज हो गए, एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। तो अब क्या करेंगे, तो एक और बात लिखें जो बड़ा सो बड़ा, फिर वो कहीं भी बड़ा, मतलब जो बड़ा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी ही होती है, फिर चाहे वो कहीं भी पड़ा हो, चाहे वो एक्सियल पर पड़ा हो, चाहे वो इक्वेटोरियल पर पड़ा हो। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में बड़ा कौन, आपने कहा सर क्लोरीन बड़ा है, तो क्लोरीन बड़ा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी, चाहे वो क्लोरीन कहीं भी पड़ा, तो इसलिए B इज ग्रेटर देन A। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये सब बातें कहीं नहीं मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो दो बॉन्ड फ्लोरीन्स हैं, एक बॉन्ड क्लोरीन्स है, तो आंख बंद करके क्लोरीन वाले को तो सबसे बड़ा कर दो। अब ए और बी में चेक कर लो, तो ए और बी में एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है, और सराउंडिंग एटम सेम है, तो एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। बोलिए भाई, क्लियर है बात? चलें आगे, चलते हैं। मैंने आपसे कहा, अब ये वाली बात हो गई ना, ठीक है, अब कुछ और बातें करी जाए। हाँ, कुछ और बातें करते हैं। चलिए, अगर 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो जाए, है ना, तो क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3d ही, ज्योमेट्री अभी भी tvp ही, लेकिन जो शेप होगी दैट विल बी सीसॉ। सीसो जानते हो आप लोग, ग्रीन पार्क वगैरह में कभी गए होगे या मेले वगैरह में कभी गए होगे, तो सीसो में झूले हो गए ना। कैसा दिखता है ये सीसो? डोरीमोन अगर आप देखते होगे तो वहां भी आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है सीसो। एक आदमी यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, अगर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आ जाता है, ये नीचे ऊपर जाता है तो ये नीचे आ जाता है ना, और अगर कोई बीच में उतर जाए तो बहुत तेजी से लगती भी है ना। ठीक, तो आप लोग सब झूले होगे सीसो में। चलिए, तो स्ट्रक्चर जो शेप होगी वो कैसी होगी, सीसॉ। जैसे एग्जांपल SF4, तो SF4 में एक तो लोन पेयर है और 4 फ्लोरीन है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जरा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब लोन पेयर कहाँ आएंगे, हमेशा इक्वेटोरियल पर, एक्सियल पर फ्लोरीन, 2 बच गए तो बाकी के 2 भी फ्लोरीन। क्लियर है? ठीक, तो ये आपको दिख गई, ये वाली शेप जो है ये कैसी है, सीसो है ना, वर्टिकल सीसो है, मतलब मैंने इस चीज को ऐसे करके खड़ा कर दिया तो सीसो बन गई। ठीक है, अब इस ज्योमेट्री में भी बहुत सारी काम की बातें हैं, एक एक करके हम सबको समझते हैं। ये बहुत स्पेशल ज्योमेट्री है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, आज की क्लास में यही हो पाएगी, लेकिन तरीके से समझते रहो बस। अब बड़े ध्यान से देखना, ये सीसो है, ठीक है, ये सीसो स्ट्रक्चर हो गया, अच्छी बात है। क्या ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रेपल करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये लोन पेयर इसको भी रेपल करेगा? बिल्कुल करेगा सर। क्या ये लोन पेयर इसको रेपल करेगा? हाँ सर। क्या ये लोन पेयर इसको रेपल करेगा? हाँ सर। तो चारों बॉन्ड्स को क्या करा जाएगा, रिपल्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो 120 का था, ये अब 120 का नहीं रहेगा? बिल्कुल सर नहीं रहेगा, एकदम सही बात कह रहे हो आप। और ये एंगल भी, ये जो F और ये वाले F हैं, ये जो सीधे थे ये अब झुककर कैसे हो जाएंगे, ऐसे। तो यानी कि ये जो एंगल 180 का होता था यहाँ पर, ये भी 180 का अब नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो SF4 में 180 डिग्री का एंगल 0, 120 डिग्री का एंगल 0, कोई 120 का नहीं है। क्यों? क्योंकि 120 से कम हो गया एंगल। अच्छा, ये और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 90, पर अब ये बॉन्ड तो झुक चुका है, ये बॉन्ड तो अब ऐसा हो चुका है, तो क्या ये अब 90 है? नहीं, 90 से कम का है। तो 90 डिग्री के एंगल सर 0। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। SF4 में या कोई भी ज्योमेट्री जिसकी मतलब शेप हो सीसॉ,
और एक लोन पेयर हो उसके अंदर ना तो 180 डिग्री का कोई एंगल होता है, ना ही 120 डिग्री का, ना ही 90 डिग्री का कोई एंगल होता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ध्यान से एक एक बात को समझते रहिएगा आप लोग। अब जब ये बॉन्ड झुकेंगे तो एफ यहां आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, और दो एफ तो आपके हैं। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कितने एटम एक प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो आपने कहा सर ये दोनों तो लैपटॉप वाले प्लेन में थे ना, मतलब लैपटॉप की जिस प्लेन में कीज है उस प्लेन में है, और सल्फर लैपटॉप पर रखा हुआ है, सही है। और ये वाला फ्लोरीन ऐसा लग रहा है कि कीपैड से ऊपर जा रहा है, और ये फ्लोरीन कीपैड से नीचे की तरफ जा रहा है, पाताल लोक की तरफ। तो इसका मतलब जब आप ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन डालोगे अपने कीज की तरफ, तो ये तीन एटम कट जाएंगे, लेकिन ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो इसका मतलब अब भी मैक्सिमम कितने एटम है प्लेन में? 3 एटम। ये बहुत काम की बात है। मैक्सिमम एटम कितने हैं? 3। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ता हूं अब मैं 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर ले लेता हूं। बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है। जैसे एग्जांपल ClF3। तो अब जो शेप होगी, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी क्या होगा? sp3d। ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जो शेप होगी, शेप हो जाएगी आपकी बैंड टी शेप। कुछ लोग इसको टी शेप बोल देते हैं, एक्चुअली में ये टी शेप नहीं, बैंड टी शेप होती है। लेकिन अगर एग्जाम में बैंड टी शेप ना लिखा हो, टी शेप लिखा हो, तो चला लेना इसको। सही क्या है? बैंड टी शेप। इसको देखो, 2 लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, एफ एफ और एफ। अब यहां पर क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो ये इसको इधर की तरफ पुश करेगा, ये इसको इसकी तरफ पुश करेगा। तो कायदे में जो क्लोरीन के एफ हैं वो ऐसे हो जाएंगे। तो ये पूरा टी नहीं रह जाएगा, ये बैंड टी बन गया, मतलब टी थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया, झुक गया है। तो अब ये जो एंगल 90 डिग्री का आपको दिख रहा था, ये एक्चुअली में 90 डिग्री अब नहीं रहा, ये लेस देन 90 हो गया। तो ClF3 में 90 डिग्री का एंगल 0, 180 डिग्री का एंगल 0। क्लियर हो गई बात? अब मैंने आपसे पूछा मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, कितने एटम मैक्सिमम एक प्लेन में प्रेजेंट हैं? मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन इज 2। क्यों है 2? क्योंकि क्लोरीन जब बैंड हुआ तो अब प्लेन ये वाला गया, ये ऊपर रह गया, ये नीचे रह गया, 2 एटम कट गए, तो आंसर आ गया 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 3 लोन पेयर ले लेता हूं और 2 बॉन्ड पेयर ले लेता हूं। अरे ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल बेटा होता है। जैसे XeF2, XE में 3 तो लोन पेयर हैं, तीनों इक्वेटोरियल पर, और F और F। सही है? या I3 माइनस ले लो, कल करा था ना हम लोगों ने I3 माइनस। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो शेप कैसी दिख रही है आपको? शेप है आपकी लीनियर। शेप कैसी है? लीनियर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को अगर हटा दो तो सीधा सीधा आपको ऐसे करके डंडा दिख रहा है, डिंग 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 डिंग। ठीक, ओके। कितने एंगल 180 डिग्री के हैं? तो सर 180 डिग्री का एंगल क्या 0? नहीं, एक एंगल है 180 डिग्री। क्यों? अब क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जितना रिपल्शन इधर से मिलेगा उतना रिपल्शन इधर से मिलेगा, जितना रिपल्शन इधर से मिलेगा उतना रिपल्शन इधर से मिलेगा, बराबर रिपल्शन है हर तरफ से, इसलिए जिधर से मतलब जितना लेफ्ट से झुकेगा उतना राइट से झुकेगा, ओवरऑल रिपल्शन कैंसिल हो जाएगा, बॉन्ड सीधा का सीधा रखा रहेगा, प्योर लीनियर शेप आएगी, लीनियर शेप आएगी, 180 डिग्री का एंगल आएगा।
क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कौन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मैंने आपसे कहा बेटा ICN2 का स्ट्रक्चर बनाइए, ICN2 का स्ट्रक्चर बनाइए। वीडियो को पॉज करें, ICN2 का स्ट्रक्चर बनाएं। तो I पर देखो अब ध्यान से, एक CN, बिल्कुल ऐसे तरीके से एक CN जोड़ दो, एक CN जोड़ दो। अब ये मैं लीनियर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि CN का हाइब्रिडाइजेशन SP है यहाँ पर, तो शेप लीनियर जाएगी। कहीं आप ऐसा ना करना, ये गलत हो जाएगा, ये पाप है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ एंगल 90 डिग्री बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि CN में जो C है वो SP हाइब्रिडाइज्ड है। सही है? क्यों? क्योंकि उसके पास दो बादल है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, अब यहाँ पर सोच काम आएगी। बादल वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। और तीन क्या है? लोन पेयर आयोडीन के पास। तीन क्या है? लोन पेयर है आयोडीन के पास। ICN2 माइनस था, सॉरी, ICN2 माइनस। तो तीन लोन पेयर हो गए और दो आपके बॉन्ड पेयर। तो CN CN चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उनको रख दिया मैंने एक्सियल पर, और लोन पेयर्स को रख दिया मैंने इक्वेटोरियल पर। ठीक है? ICN2 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारी कौन सी ज्योमेट्री हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 6 की, जो कि हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। शॉर्ट में इसको OH लिखते हैं। कुछ लोग इसी ज्योमेट्री को स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। ये सब आपको NCERT से भी पढ़ना है। ठीक है? अगेन ऑक्टाहेड्रल सेकंड, आपकी पहली आपकी टेट्राहेड्रल हो गई थी, अब ये दूसरी आ रही है हाईली सिमेट्रिकल। यानी कि ऑक्टाहेड्रल को आप कहीं से भी देखिए, आपको हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये जरा इसको देखते हैं। तो लैपटॉप के प्लेन में, जिस प्लेन में आपकी कीज हैं, उस प्लेन में 4 बॉन्ड बना दीजिए। मैं फ्लोरीन मान लेता हूं, वो बॉन्ड है। ये 4 एटम आपके स्क्वायर हो गए। स्क्वायर को लिटा लो, जमीन पर स्क्वायर को बना लो। तो कैसा बनेगा? बिल्कुल वैसा ही बन गया आपका ये स्क्वायर। तो जमीन पर स्क्वायर आपने बना लिया, ठीक। अब एक आसमान में निकलता हुआ, उस एम के अंदर से आसमान की तरफ निकलता हुआ एक फ्लोरीन इमेजिन करें, और पाताल में अंदर जाता हुआ एक फ्लोरीन इमेजिन करें। अब आपको अच्छे से इमेजिन हो गई होगी स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 एटम प्लेन में, बिल्कुल जमीन पर आप बना लीजिए चौक से, MF4 है ना। उससे एक बॉन्ड निकाल दीजिए हवा में आसमान की तरफ, और एक बॉन्ड निकाल दीजिए नीचे पाताल में। ठीक है? ठीक। तो अब आपको नजर आएगा आसमान से इस फ्लोरीन की तरफ जो बॉन्ड एंगल है वो 90 है, इसकी तरफ भी 90 है, इसकी तरफ भी 90 है, और इसकी तरफ भी 90 है। 4 90 ये हो गए, 4 नीचे वाले से भी होंगे, तो 890 तो ये हो गए। ठीक है? और कुछ 90 में आपको और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों आपस में भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है। तभी तो टोटल मिलाकर 360 होगा। सही है ना? तो टोटल 12 एंगल्स ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं। टोटल 12 एंगल्स ऐसे हैं जो 90 डिग्री के हैं। 180 डिग्री का बताइए। तो बेटा देखो, अब मैं सब फ्लोरीन को नाम दे रहा हूं, आपको 180 डिग्री के एंगल दिखेंगे।
एक 180 का है F1M F2, एक 180 का है F5M F4, एक 180 का है F3M F6। तो टोटल 3 है 180 डिग्री के एंगल, टोटल 3 180 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो ये है आपकी कौन, ऑक्टाहेड्रल शेप। कैसी शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप। लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं पिरामिड की तरह, ऐसे नीचे बना दो, तो इस तरीके से शेप दिखती है ऑक्टाहेड्रल। हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कहीं से भी देखो एज इट इज दिखेगा। ठीक, एक बात नोट करके लिख लें, अक्सर लोगों को ऑक्टाहेड्रल में ये भ्रम हो जाता है कि ये दोनों बॉन्ड्स एक्सियल हैं और ये चारों बॉन्ड्स इक्वेटोरियल। गलत बात है। ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे सिमेट्रिकल बॉन्ड हैं। देखो आप ऑक्टाहेड्रल को ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ये देखो इन 4 बॉन्ड्स को देखिए आप, ये 4 बॉन्ड ऐसे हो गए, ये फ्लोरीन एक ऊपर जा रहा है, एक ये फ्लोरीन नीचे जा रहा है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप जहां से भी देखेंगे आपको सेम दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर होता है, हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल बताओ, SF6, SF6 तो एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4 5 6। नोट करके जरूर लिख लेना, कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर लेकर आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। एग्जांपल बताइए, BrF5, BrF5 7 होते हैं लोन, मतलब लास्ट शेल में Br के 5 फ्लोरीन से जुड़ गए और एक आपका लोन पेयर हो गया, तो 6 बादल हो गए टोटल। इसकी जो शेप होती है, ज्योमेट्री तो वही ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल, शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। कैसे? तो पहले ऊपर पिरामिड बनना था, नीचे भी पिरामिड बन रहा था। अब ऊपर वाला पिरामिड तो हट गया, उसकी जगह तो लोन पेयर आ गया। लोन पेयर को काउंट करते नहीं है, तो क्या हो गया, केवल नीचे वाला पिरामिड बचा, तो स्क्वायर पिरामिडल। पहले क्या थी, स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, अच्छा अब ये रिपल्शन करेगा तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये सारे बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएंगे थोड़े थोड़े। तो टोटल एंगल, अगर आपसे कोई पूछे टोटल एंगल, ये जेई का क्वेश्चन है, टोटल एंगल ऑफ 90 डिग्री इन BrF5, तो आंसर होगा 0। कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। क्यों? क्योंकि सब झुक चुके हैं। प्लेन की बात करते हैं तो मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने आ सकेंगे, बड़े ध्यान से करिएगा इसको। तो बेटा देखो, ब्रोमीन से तो ये फ्लोरीन सारे नीचे झुक गए, सही है, और एक फ्लोरीन यहां है। तो अब जब आप प्लेन डालोगे तो आप इन चारों फ्लोरीन को मिलाकर एक प्लेन डाल सकते हो इस तरीके से। तो ब्रोमीन ऊपर रह जाएगा और ये फ्लोरीन तो बहुत नीचे था, तो 4 एटम एक प्लेन में मैक्सिमम कटेंगे। किसमें? BrF5, BrF5 में 4 एटम मैक्सिमम एक प्लेन में कटेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, 4 बॉन्ड पेयर ले लिए और एक लोन पेयर ले लिया, सॉरी 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ले लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो शेप होगी वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेन। अब शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेन, जैसे XeF4। तो इसको हटा दो, ये देखने में कैसा दिखेगा। अब मैंने आपसे पूछा कितने एंगल 90 डिग्री के, तो आपका आंसर होगा 4।
4 एंगल 90 डिग्री के। क्यों? जितना रिपल्शन नीचे से मिलेगा उतना ही रिपल्शन ऊपर से मिलेगा, कोई भी बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, प्रॉपर स्क्वायर प्लेनर शेप आएगी। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, आपस में ये वाले और ये वाले 180 डिग्री, तो दो एंगल 180 डिग्री के। टोटल एटम इन अ प्लेन 5 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम 5 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, 5 ही हैं। क्लियर है? चलिए वैसे ही मैं रैंडम कोई क्वेश्चन पूछूं आपसे। मान लो XeOF2 है, XeOF2। अब वीडियो को पॉज कर दो बिल्कुल, अब सब निकालो इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, शेप, ज्योमेट्री, कितने एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में, सब कुछ निकालिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, सब करिए, ठीक। आई होप आप लोगों ने करा होगा, ठीक। अब हो सकता है आपने हाइब्रिडाइजेशन ही पहले गलत निकाल दिया, अब मैं कर रहा हूं, पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत आया है और मैंने कुछ और निकाला है, तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब मेरे हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, अब उसके हिसाब से अपने नए आंसर निकालिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करना है आपको। तो चलो मैं सॉल्व करता हूं। 8 है, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5, 5 बादल, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का केस आ गया है, तो इसका मतलब शेप हो जाएगी आपकी बेंट टी शेप। बेंट टी शेप कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? तो एक्सियल पर तो हमेशा एक कौन जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डबल बॉन्ड हमेशा कहाँ आता है, इक्वेटोरियल पर, और लोन पेयर कहाँ आते हैं, इक्वेटोरियल पर। चूंकि ये रिपल्शन लगेगा, ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। शायद एक चीज गलत हो गई है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, ठीक है, इसको जरा करेक्ट करेंगे। अच्छा, वो मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, इसी बहाने ये करेक्शन। देखो ClF3 में मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, एक बार फिर से देखें, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो मैं प्लेन ऐसा भी तो डाल सकता था, ये वाला देखो, खड़ा खड़ा बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, सारे फ्लोरीन कट जाएंगे, क्योंकि ये इधर झुका, ये इधर झुका, लेकिन है तो आज भी उसी प्लेन में, वर्टिकल वाले में। बोलो, बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो। अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा तो मैं आपको फिर से करवा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, जमीन पर क्लोरीन बनाइए, जमीन पर ही उससे एक इस तरीके से बना दीजिए, एक इस तरीके से बना दीजिए, जमीन को एक बिल्कुल अच्छे से मान लो, है ना, जमीन पर ही करो सारा काम, और इससे एक फ्लोरीन लगा दो। इतना आपने किस पर किया, आपने इतना अपने जमीन पर बना दिया, ठीक है जी। एक आसमान की तरफ उड़ता हुआ एफ बना दीजिए, एक आसमान की, एक नीचे पाताल की तरफ एफ बना दीजिए, ठीक। तो क्या आपको अब एक इस तरीके का प्लेन दिख रहा है कि आपने एक चाकू लेकर आए, आपने ये तीनों एटम काटे और फिर इस चाकू को ऐसा करके बढ़ा दिया आगे और ये सब काट दिया, सही है ना। अगर ये फ्लोरीन में झुका भी दूं इधर की साइड तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा कट रहा है। तो इसलिए जो मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन है वो कितने हैं, 4 हैं, 2 नहीं है। इसको ठीक कर लेना, आपकी किस्मत अच्छी थी, ये क्वेश्चन आ गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो अब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन इज 4। ठीक है, आगे बढ़े, अगला करिए SOCl2। करते रहे अब आप लोग, प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, मुझे मालूम है अभी एक हाइब्रिडाइजेशन रह गया है आपका, उसको भी करेंगे, पर इसको कर लें पहले।
SOCl2। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। कुछ लोगों ने ऐसे बनाया होगा, कुछ लोगों ने ऐसे बना दिया होगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। शेप क्या है? पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहाइड्रल। ठीक है। एंगल क्या होगा? लेस देन 109 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा वो पता नहीं, बट लेस देन 109 डिग्री होगा। मैक्सिमम एटम एक प्लेन में कितने आएंगे? तो ये आपका हो गया होमवर्क। मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन। सोचिएगा, बताइएगा, आई विल वेट फॉर इट। तो ये हम लोगों के हाइब्रिडाइजेशन हो गए। बस एक रह गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसको कल कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये खत्म हो गया आपका। कल हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स कंपेयर करेंगे। कल ये सब पढ़कर आइएगा, कल बहुत मजा आएगा। कल हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब तक जितना पढ़ा ना, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो कल पढ़ेंगे उसमें सब पीछे का पढ़ा हुआ लगेगा। और ये समझ लो, कल की क्लास के बाद कम से कम 100 क्वेश्चन आप कर दोगे। मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन कल की क्लास के बाद से आपके पीवाईक्यूज के एक साथ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और आज तक जो पढ़ाया वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये सारे शेप, ज्योमेट्री सब याद होनी चाहिए। और एनसीईआरटी से ये जो अभी हमने काम किया ना, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लेना और पूरा कर लेना, ताकि कल आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय।